ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत में सबसे पहले बना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को घंटों रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता था और लोग चाहते थे तुरंत रिस्पॉन्स मिले। और इसी के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशन में अगला ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और ये आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में, कॉलेज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, शुरुआती टॉपिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यदि आप अपने एकेडमिक्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके बेहद काम की हो सकती है। आप वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं ये तो देखिए, आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये आपके एकेडमिक्स में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के पहले समझते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कह रही है, अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल यूजर्स शेयर द सीपीयू साइमल्टेनियसली। मतलब बहुत सारे यूजर एक साथ सीपीयू को यूज कर पाएंगे। जरा याद करिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था। वहां पे बहुत सारे यूजर्स अपना अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। एक ऑपरेटर होता था जो उन सबसे वो प्रोग्राम ले लेता था और उन प्रोग्राम्स को, उनको जॉब्स भी बोलते थे, तो इन जॉब्स को ग्रुप करता था और अलग अलग बैचेस में रखता था। वो सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो बैचेस हैं, अब इनको एक सीक्वेंस में रख दिया है। हर बैच में कई सारे जॉब्स हैं जो एक सीक्वेंस में रन होने वाले हैं, क्योंकि सीपीयू एक ही है और हर प्रोग्राम को सीपीयू ही रन करेगा, वही एक सीपीयू रन करेगा। तो क्या होता है कि पहला जॉब जैसे ही उसको सीपीयू मिल जाता है, जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं होगा सेकंड जॉब स्टार्ट नहीं होगा। अभी आप समझ गए कि जॉब जो आखिरी में आया होगा वो तो पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। जब तक उसके आगे के सारे जॉब्स कंप्लीट नहीं हो जा रहे तब तक उसकी बारी नहीं आने वाली है। तो इसलिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें यह फील आ रहा है कि बहुत सारे यूजर्स को ये सीपीयू साइमल्टेनियसली टाइम दे रहा है। बट वेट अ मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सीपीयू है और इतने सारे यूजर्स हैं, सबके प्रोग्राम को एक साथ रन करें? इट इज नॉट पॉसिबल। यस, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसके लिए एक तरीका निकाला गया। वो तरीका कहलाता है टाइम शेयरिंग। इसमें हम ये कहते हैं कि सभी यूजर को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाता है और ये जो सीपीयू है ये एक यूजर को टाइम देगा। जो टाइम स्लाइस दिया है, टाइम का एक छोटा सा हिस्सा, उतने में पहले यूजर को टाइम दिया, उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, उसका टाइम खत्म हो गया। अब दूसरे यूजर को टाइम दिया, उतना ही टाइम, यानी टाइम बराबर बराबर बांट दिया है सारे यूजर्स में। अब वो टाइम आप ऐसा कुछ मान लीजिए 10 मिली सेकेंड का है, तो 10 मिली सेकेंड पहले यूजर को दिया, फिर 10 मिली सेकेंड दूसरे यूजर को दिया। अब 10 मिली सेकेंड आप सोचो ना कितना सा टाइम होता है। मतलब एक सेकंड में कितनी ही बार ये चेंज हो जाएगा, राइट? तो सीपीयू जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा टाइम सभी यूजर को दे रहा है। अभी सभी यूजर को कैसा लग रहा है कि ये सब एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं हो पाता है। तो डेफिनेशन में आगे कह रहे हैं, वेयर ईच यूजर इज गिवन अ स्मॉल टाइम स्लाइस ऑफ सीपीयू टाइम। अब देखिए, टाइम स्लाइस यानी टाइम का एक टुकड़ा, इसी को कई बार हम टाइम क्वांटम भी बोलेंगे, यानी एक छोटा सा पार्ट टाइम का। तो सीपीयू हर यूजर को टर्न बाय टर्न टाइम देता है और ये सब इतनी जल्दी होता है, इतना फास्ट होता है कि सभी यूजर्स को ऐसा लगता है कि साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। कितना स्मार्ट तरीका है। तो टाइम स्लाइस टाइम की एक बहुत छोटी यूनिट में एक टाइम का पोर्शन है जो सभी यूजर्स में बराबर बटा हुआ है। अभी सिंपल समझने के लिए हमने उसको 10 मिली सेकेंड बोल दिया, पर वो और कम भी हो सकता है। तो जैसे ही एक यूजर को उसने टाइम दिया, वो टाइम स्लाइस जितना तय था पहले से, उतना देर तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो यूजर का है। और जैसे ही टाइम खत्म होता है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट करता है, उस प्रोग्राम को रोकता है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया है, उसको वहां से हटाता है और दूसरे यूजर के प्रोग्राम को सीपीयू प्रोवाइड कर देता है। और इसी तरीके से ये बारी बारी से सभी यूजर्स के साथ करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या टास्क होते हैं, क्या सीक्वेंस में काम होता है। तो सबसे पहले सोचिए,
ये कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे यूजर्स आ गए हैं इस कंप्यूटर को यूज करने के लिए, अपने अपने प्रोग्राम को इसमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं। अब एक रेडी क्यू होती है जिसमें हर एक यूजर का प्रोग्राम आ जाता है, मतलब एक लाइन में लगे हुए हैं ये सारे प्रोग्राम। अभी आप सोचिए बहुत सारे यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ऐसे यूजर n तक हैं। उनके प्रोग्राम्स हैं प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, P1, P2, P3, P4 अप टिल Pn। तो ये सब लाइन से रेडी क्यू में आ जाते हैं। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सीपीयू शेड्यूलर होता है। सीपीयू शेड्यूलर एक प्रोग्राम ही है जिसका काम ये होता है कि वो एक प्रोग्राम को पिक करे, जो लाइन में रेडी क्यू में लगे हुए हैं उसमें से एक प्रोग्राम को पिक करे। तो जो आगे लगा होगा P1, जो इस क्यू में सबसे पहले आया होगा, उसको उसने पिक कर लिया और उसको एक टाइम स्लाइस दे दिया कि इतनी देर तक तुम सीपीयू को यूज करोगे। अभी वो सीपीयू को यूज कर रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है। टाइम स्लाइस जैसे ही खत्म होता है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट करता है, उसे रोकता है। तो टाइम स्लाइस खत्म होता है, हम इसको बोलते हैं प्रोसेस प्रीएम्प्टेड। और उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस को वो पिक करता है और उसको सीपीयू टाइम प्रोवाइड कर देता है, और वो ऐसे करता रहता है। अच्छा, जो पहली प्रोसेस है जिसको उसने प्रीएम्प्ट किया उसको वापस से क्यू में पीछे लगा देता है। इसका मतलब ये है कि उसकी दोबारा से बारी आएगी जब उसके आगे लगे हुई सभी प्रोसेसेस का टाइम स्लाइस खत्म हो जाएगा, तो एक बार फिर उसको चांस मिलेगा, तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा और फिर उसका टाइम स्लाइस खत्म होगा तो फिर से वो क्यू में पीछे लग जाएगा। तो ये एक साइकिल की तरह बन जाती है, एक राउंड में ये है और बारी बारी से एक एक को थोड़ा थोड़ा टाइम एग्जीक्यूशन का मिल रहा है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होती है। तो इससे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं जो इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग बनाने वाले हैं। सबसे पहली बात है फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, यानी यहां वेट नहीं करना पड़ रहा है यूजर को। सभी यूजर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही उसका प्रोग्राम आया और बस वो एग्जीक्यूशन चालू हो गया, उसको वेट नहीं करना पड़ रहा कि भाई दूसरे प्रोग्राम सेंड होंगे तब मेरा प्रोग्राम चलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। और बहुत सारे यूजर्स को एक साथ एक्सेस करने का मौका मिल रहा है, यानी मल्टी यूजर सपोर्ट भी इसमें मिल रहा है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी इसमें हाई हो जाता है। अभी आप सोचो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई जॉब कुछ काम ऐसा कर रहा है जिसमें डिले हो रहा है तो सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा होता है और अगले जो जॉब्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं। पर यहां पे तो टाइम स्लाइस है, टाइम स्लाइस एंड होगा, उसको हटा दिया जाएगा, अगले जॉब को, अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का टाइम मिल जाएगा। और इसमें होती है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है किसी इवेंट के होने से, कोई ऐसा इवेंट है जो खतरनाक है, उसके होने से पहले ही हम कुछ मेजर ले लेते हैं। अगर यहां पे कोई भी प्रोसेस सीपीयू का टाइम पूरे समय के लिए ऑक्यूपाई कर लेगी तो बाकी को वेट करना पड़ेगा। ये डेंजर को बचने के लिए हम उसको प्रीएम्प्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम उसको वहां पे इंटरप्ट करते हैं और उस प्रोसेस को हटाते हैं और अगले को टाइम दे देते हैं। ये जो है वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जिसमें मेन बात होती है कि हर प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया हुआ है, टाइम स्लाइस जिसको हम बोल रहे हैं या टाइम क्वांटम बोल रहे हैं। और ये एक सर्कुलर एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि हर प्रोसेस को टाइम मिल चुका है, उसके बाद वो प्रीएम्प्ट होने के बाद वापस से उसी सर्कल में पीछे लग जाती है और वापस से उसकी बारी आने वाली है। और एक फेयर सीपीयू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको इक्वल टाइम दिया जाता है, तो सभी को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली इससे प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही जाती है। तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करते हैं, मेन फ्रेम सिस्टम्स की हम बात करें, सर्वर की बात कर लें, वहां पर इस टेक्निक का, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेजेस नहीं है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्योंकि डिसएडवांटेजेस होंगे तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एवोल्यूशन में आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। और देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने को आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड है। अभी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक बात यह है कि एक प्रोसेस को टाइम दिया हुआ है, उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी प्रोसेस को टाइम देना है। तो अब इसमें क्या होता है, बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है। कैसा टाइम लगता है कि पहली प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, उसके स्टेटस को कहीं प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसे क्यू में वापस लगाना पड़ेगा और दूसरी प्रोसेस को लोड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये एक्स्ट्रा टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा होता है, जो कि एक तरह से वेस्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है, अब इतना तो बियर करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई, बहुत सारे यूजर्स एक साथ इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कारण बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है और इसके कारण परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो जाती है सिस्टम की।
और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड ये होती है कि मेमोरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। पर ये सब कुछ जो सिस्टम बनाया गया है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, और यही सारे हैं इसके डिसएडवांटेजेस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में यूज होता था, लिनक्स में यूज होता था, मल्टीटास्किंग सर्वर्स, मेन फ्रेम सिस्टम्स, इनमें यूज होता रहा है। अगर हम आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो ये भी पार्शियली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपैरिजन करने को आ सकता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप कुछ ऐसा चार्ट दिखा दीजिए जिसमें आप बता सकते हैं यूजर का इंटरैक्शन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। यूजर एक बार आता है, अपना जॉब देता है और फिर दूसरे दिन आता है अपना रिजल्ट लेने के लिए। पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंटरैक्टिव होता है। रिस्पॉन्स टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी टाइम लेता है, वहाँ वेट करना पड़ता है, और यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी कम समय में रिस्पॉन्स आ जाता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडरेट है, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी हाई यूटिलाइजेशन होता है। शेड्यूलिंग की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहले आया है उसी को पहले सर्व करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो काम करता है, जबकि टाइम शेयरिंग में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज होती है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही यूजर को वह हैंडल कर पाता है, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ मल्टीपल यूजर्स को वह हैंडल कर पाता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स के लिए एक इंटरैक्टिव सिस्टम बना दिया और ये काफी फास्ट हो गया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिस का काम किया है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, और अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो बस मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाता हूं और जल्दी से उसको पब्लिश करता हूं। और फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।